दोस्तों, आज हम जो ऑडियो बुक लेके आए हैं वो आइंस्टाइन की विश्व विख्यात इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी और आप इस ऑडियो बुक को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्या है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर विज्ञान के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी और शक्तिशाली समीकरण माना जाता है। ये बताता है कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी और द्रव्यमान यानी कि मास एक ही चीज के दो रूप हैं। इस समीकरण ने ये धारणा तोड़ दी कि द्रव्यमान और ऊर्जा अलग-अलग होते हैं। इस समीकरण में E बराबर ऊर्जा यानी कि एनर्जी, M बराबर द्रव्यमान यानी कि मास और C बराबर प्रकाश की गति यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 गुणी 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका अर्थ है कि थोड़ा सा द्रव्यमान भी बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा में बदल सकता है। आइंस्टाइन से पहले की सोच। आइंस्टाइन से पहले वैज्ञानिक मानते थे कि द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। ऊर्जा और द्रव्यमान अलग-अलग चीजें हैं। न्यूटन के नियमों के अनुसार द्रव्यमान को बदला नहीं जा सकता था, लेकिन आइंस्टाइन ने यह साबित किया कि तेज गति पर द्रव्यमान बदल सकता है और ऊर्जा और द्रव्यमान आपस में जुड़े हुए हैं। यहीं से विज्ञान की दुनिया में क्रांति शुरू हुई। प्रकाश की गति यानी सी का महत्व। इस समीकरण में सी स्क्वायर यानी कि प्रकाश की गति का वर्ग सबसे महत्वपूर्ण भाग है। प्रकाश की गति ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है और ये एक स्थिरांक है। जब द्रव्यमान को सी स्क्वायर से गुणा किया जाता है तो बहुत छोटा द्रव्यमान असाधारण विशाल ऊर्जा में बदल जाता है। इसी कारण परमाणु ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है। द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बताता है कि हर वस्तु के अंदर ऊर्जा छुपी होती है। वस्तु का द्रव्यमान ही उसकी ऊर्जा का माप है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पूरी तरह ऊर्जा में बदल जाए तो वो भयानक शक्ति उत्पन्न कर सकता है। सूर्य में होने वाली ऊर्जा इसी सिद्धांत पर आधारित है। सूर्य और सितारों में E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सूर्य हर सेकंड अरबों टन ऊर्जा छोड़ता है। ये ऊर्जा कैसे बनती है? सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। थोड़ा सा द्रव्यमान नष्ट होता है, वही द्रव्यमान ऊर्जा बन जाता है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसी ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन संभव है, गर्मी और प्रकाश मिलता है। परमाणु ऊर्जा और बम। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक उपयोग परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम में हुआ। परमाणु विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन में यूरेनियम या प्लूटोनियम टूटता है, थोड़ा द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है, विशाल विस्फोट होता है। हिरोशिमा और नागासाकी में यही सिद्धांत इस्तेमाल हुआ। आधुनिक विज्ञान और तकनीक में उपयोग। आज E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का उपयोग न्यूक्लियर पावर प्लांट, अंतरिक्ष विज्ञान, कण भौतिकी, मेडिकल रेडिएशन थेरेपी, जीपीएस और सैटेलाइट सिस्टम में किया जाता है। ये समीकरण आधुनिक विज्ञान की नींव बन चुका है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का दार्शनिक अर्थ। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर सिर्फ एक गणितीय सूत्र नहीं है, बल्कि ये बताता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं। हर वस्तु ऊर्जा से बनी है। पदार्थ और ऊर्जा एक ही सत्य के दो रूप हैं। ये समीकरण हमें ये सिखाता है कि छोटी चीजों में भी असीम शक्ति छुपी होती है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान के भीतर। अब हम इसे विस्तार से जानेंगे। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर विज्ञान की दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली सिद्धांत माना जाता है, जिसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रस्तुत किया था। ये समीकरण हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही वास्तविकता के दो रूप हैं। साधारण शब्दों में कहें तो हर वस्तु, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, अपने भीतर अपार ऊर्जा छुपाए हुए है। यही विचार इस पूरे सिद्धांत की नींव है और यहीं से आधुनिक भौतिकी की सोच ने एक नया मोड़ लिया। इस समीकरण में ऊर्जा को E से, द्रव्यमान को M से और प्रकाश की गति को C से दर्शाया गया है। प्रकाश की गति ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है और ये एक स्थिरांक है। जब द्रव्यमान को सी स्क्वायर से गुणा किया जाता है तो बहुत छोटा द्रव्यमान असाधारण विशाल ऊर्जा में बदल जाता है। इसी कारण परमाणु ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है। आइंस्टाइन से पहले वैज्ञानिक मानते थे कि द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है और ऊर्जा और द्रव्यमान अलग-अलग चीजें हैं। लेकिन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ने यह साबित किया कि तेज गति पर द्रव्यमान बदल सकता है और ऊर्जा और द्रव्यमान आपस में जुड़े हुए हैं। यहीं से विज्ञान की दुनिया में क्रांति शुरू हुई। ये ऑडियो बुक आपको इसी अद्भुत सिद्धांत की यात्रा पर ले जाएगी, जहां हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला समीकरण सूरज की चमक, तारों की ऊर्जा और परमाणु शक्ति के रहस्यों को उजागर करता है। इस पहले भाग में आपने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की बुनियादी अवधारणा को जाना। आगे के हिस्सों में हम इसके गहरे अर्थ, इसके प्रयोग और इसके प्रभाव को विस्तार से समझेंगे।
जब हम E बराबर mc स्क्वायर को प्रकृति में घटित होते हुए देखते हैं, तो इसका सबसे सुंदर और जीवनदायी उदाहरण सूर्य और अन्य सितारों में मिलता है। सूर्य हर क्षण अपार मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। ये ऊर्जा किसी जादू से नहीं, बल्कि द्रव्यमान के ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, जिसे E बराबर mc स्क्वायर पूरी तरह समझाता है। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, तो बनने वाले हीलियम का द्रव्यमान प्रारंभिक हाइड्रोजन के कुल द्रव्यमान से थोड़ा कम होता है। यही छोटा सा अंतर ऊर्जा में बदल जाता है और वही ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में अंतरिक्ष में फैलती है। यही प्रक्रिया अरबों वर्षों से लगातार चल रही है। हर सेकंड सूर्य में लाखों टन द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना संतुलित है कि सूर्य स्थिर बना रहता है और पृथ्वी तक नियमित रूप से ऊर्जा पहुंचाता है। यदि ये सिद्धांत काम न करता, तो न तो सूर्य चमकता और न ही पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संभव होता। इस भाग में हम ये समझते हैं कि E बराबर mc स्क्वायर केवल प्रयोगशालाओं या गणनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे चारों ओर प्रकृति में हर समय सक्रिय रहता है। सूर्य और सितारे इसके जीवंत प्रमाण हैं। आगे के भागों में हम जानेंगे कि यही सिद्धांत मानव द्वारा बनाए गए ऊर्जा स्रोतों और आधुनिक तकनीकों में कैसे इस्तेमाल किया गया। E बराबर mc स्क्वायर का सबसे शक्तिशाली और साथ ही सबसे भयावह रूप मानव द्वारा विकसित परमाणु तकनीक में देखने को मिलता है। जब वैज्ञानिकों ने यह समझ लिया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, तब इस सिद्धांत का उपयोग परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के निर्माण में किया गया। यहाँ द्रव्यमान का बहुत ही छोटा सा भाग इतनी अधिक ऊर्जा में बदल जाता है कि उसके प्रभाव से पूरी दुनिया हिल सकती है। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया में भारी तत्वों जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम के नाभिक को तोड़ा जाता है। जब ये नाभिक टूटता है, तो उसके द्रव्यमान का एक अंश नष्ट हो जाता है और वही हिस्सा ऊर्जा में बदल जाता है। ये ऊर्जा अत्यंत तेजी से बाहर निकलती है और इसी कारण विशाल विस्फोट या अपार ताप उत्पन्न होता है। ये पूरी प्रक्रिया सीधे तौर पर E बराबर mc स्क्वायर के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम इसी सिद्धांत का सबसे विनाशकारी उदाहरण थे। बहुत कम मात्रा में द्रव्यमान के परिवर्तन से जो ऊर्जा निकली, उसने कुछ ही पलों में पूरे शहर को तबाह कर दिया। इस घटना ने मानवता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि विज्ञान की शक्ति जितनी महान है, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। हालांकि इस सिद्धांत का सकारात्मक उपयोग भी किया गया। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में नियंत्रित तरीके से नाभिकीय विखंडन किया जाता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। यहाँ वही E बराबर mc स्क्वायर मानव कल्याण के लिए काम करता है। इस भाग में हमने देखा कि ये समीकरण मानव के हाथों में आकर कैसे निर्माण और विनाश दोनों का साधन बन गया। आगे के भाग में हम इसके आधुनिक विज्ञान और तकनीक में उपयोग को और गहराई से समझेंगे। आज के आधुनिक विज्ञान और तकनीक में E बराबर mc स्क्वायर केवल एक सैद्धांतिक विचार नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाला एक आधारभूत सिद्धांत बन चुका है। भले ही हम इसे प्रत्यक्ष रूप से महसूस न करें, लेकिन कई ऐसी तकनीकें हैं जो इसी सिद्धांत पर काम करती हैं और हमारी दुनिया को अधिक सटीक, सुरक्षित और उन्नत बनाती हैं। कण भौतिकी के क्षेत्र में जब वैज्ञानिक अत्यंत सूक्ष्म कणों को बहुत तेज गति से टकराते हैं, तो ऊर्जा द्रव्यमान में बदल जाती है और नए कणों का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया नियमित रूप से प्रयोगशालाओं में देखी जाती है और ये सिद्ध करती है कि द्रव्यमान और ऊर्जा का आपसी रूपांतरण केवल सूर्य या परमाणु रिएक्टर तक सीमित नहीं है। इसी ज्ञान के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके प्रारंभिक क्षणों को समझने की कोशिश की जाती है। चिकित्सा विज्ञान में भी इस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा है। कैंसर के इलाज में प्रयुक्त रेडिएशन थेरेपी में नियंत्रित ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी जड़ें नाभिकीय भौतिकी और अंततः E बराबर mc स्क्वायर से जुड़ी हैं। इसी तरह अंतरिक्ष विज्ञान में उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों की गणनाएं सापेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, ताकि वे सही समय और स्थान की जानकारी दे सकें। यहाँ तक कि GPS जैसी रोजमर्रा की तकनीक भी आइंस्टीन के सिद्धांतों पर निर्भर करती है। उपग्रहों में लगे परमाणु घड़ियां सापेक्षता के प्रभावों को ध्यान में रखकर समायोजित की जाती हैं, नहीं तो स्थान निर्धारण में बड़ी त्रुटियां आ सकती हैं। इस भाग में हमने देखा कि E बराबर mc स्क्वायर किस तरह आधुनिक दुनिया की अदृश्य रीढ़ बन चुका है। अंतिम भाग में हम इस सिद्धांत के दार्शनिक और मानवीय अर्थों पर विचार करेंगे। जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने E = mc स्क्वायर का सिद्धांत प्रस्तुत किया, उससे पहले विज्ञान की दुनिया पूरी तरह न्यूटन के नियमों पर आधारित थी। उस समय यह माना जाता था कि द्रव्यमान एक स्थिर और अपरिवर्तनीय गुण है, जिसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को भी द्रव्यमान से अलग एक स्वतंत्र चीज समझा जाता था। यांत्रिक ऊर्जा,
ऊष्मा और प्रकाश को अलग-अलग रूपों में देखा जाता था, लेकिन उनका द्रव्यमान से कोई गहरा संबंध नहीं जोड़ा गया था। न्यूटोनियन भौतिकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अच्छी तरह काम करती थी, लेकिन जैसे-जैसे वैज्ञानिकों में परमाणुओं और अत्यधिक तेज गति वाली वस्तुओं का अध्ययन शुरू किया, उन्हें कुछ ऐसे परिणाम मिलने लगे जो पुराने नियमों से मेल नहीं खाते थे। प्रकाश की गति से जुड़े प्रयोगों ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या गति और द्रव्यमान वास्तव में उतने ही सरल हैं जितना पहले समझा जाता था। यही वो समय था जब विज्ञान को एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस हुई। आइंस्टीन ने यह दिखाया कि जब कोई वस्तु बहुत अधिक गति से चलती है, खासकर प्रकाश की गति के करीब, तो उसका द्रव्यमान स्थिर नहीं रहता। गति बढ़ने के साथ उसका द्रव्यमान भी बदलने लगता है। ये विचार अपने आप में बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि इससे ये स्पष्ट हुआ कि द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच कोई गहरा संबंध अवश्य है। यहीं से ये सोच विकसित हुई कि दोनों को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक ही प्रणाली के हिस्से के रूप में देखना चाहिए। इसी नई सोच ने धीरे-धीरे E=mc² जैसे महान समीकरण को जन्म दिया। ये केवल एक गणितीय खोज नहीं थी, बल्कि सदियों पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने वाला एक साहसिक कदम था। इस दूसरे भाग में हमने ये समझा कि आइंस्टीन का सिद्धांत क्यों जरूरी था और कैसे पुराने वैज्ञानिक विचारों की सीमाओं ने एक नई क्रांति का रास्ता खोल दिया। आगे के भागों में हम जानेंगे कि इस क्रांति ने ब्रह्मांड को समझने के हमारे तरीके को कैसे बदल दिया। E=mc² को सही तरह से समझने के लिए प्रकाश की गति की भूमिका को समझना बेहद जरूरी है। प्रकाश की गति कोई साधारण गति नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की सबसे अधिक और निश्चित गति है। आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया कि चाहे कोई भी प्रेक्षक हो या वो कितनी भी तेजी से क्यों न चल रहा हो, प्रकाश की गति हमेशा समान रहती है। यही बात इस सिद्धांत को और भी खास बना देती है। जब हम समीकरण में c यानी प्रकाश की गति को देखते हैं, तो ये केवल एक संख्या नहीं है। इसका वर्ग यानी c² इस बात को दर्शाता है कि द्रव्यमान में छिपी ऊर्जा कितनी विशाल हो सकती है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और जब इसका वर्ग किया जाता है तो ये संख्या कल्पना से भी परे हो जाती है। इसी कारण किसी वस्तु का बहुत छोटा सा द्रव्यमान भी जब ऊर्जा में बदलता है तो वो अत्यंत बड़ी शक्ति पैदा करता है। प्रकाश की गति को आइंस्टीन ने ब्रह्मांड की एक मौलिक सीमा के रूप में प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह है कि कोई भी वस्तु या सूचना प्रकाश से तेज यात्रा नहीं कर सकती। यही सीमा द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच के संबंध को तय करती है। जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, उसे और तेज करने के लिए असीम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये बात स्पष्ट करती है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे में कैसे बदलते हैं। इस भाग में हम ये समझते हैं कि E=mc² में c² केवल गणित का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड की संरचना और उसकी सीमाओं को दर्शाता है। प्रकाश की गति ही वो कड़ी है जो द्रव्यमान को ऊर्जा से जोड़ती है और ये बताती है कि प्रकृति में छिपी शक्ति कितनी गहरी और व्यापक है। आगे के हिस्सों में हम देखेंगे कि यही सिद्धांत वास्तविक दुनिया में कैसे काम करता है और इसके क्या प्रभाव हैं। E=mc² का सबसे गहरा अर्थ द्रव्यमान और ऊर्जा के आपसी संबंध में छिपा हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान कोई ठोस और निष्क्रिय चीज नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का ही एक सघन रूप है। दूसरे शब्दों में कहें तो हर वस्तु, चाहे वो स्थिर ही क्यों ना दिखाई दे, अपने भीतर ऊर्जा का भंडार समेटे हुए है। ये विचार हमारे सामान्य अनुभव से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में वस्तुओं को केवल उनके भार और आकार के रूप में देखते हैं, न कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में। जब किसी प्रक्रिया में द्रव्यमान का थोड़ा सा भाग भी कम होता है, तो वो कमी ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। यही कारण है कि कई प्राकृतिक घटनाओं में हमें इतनी विशाल ऊर्जा दिखाई देती है, जबकि द्रव्यमान में बदलाव लगभग नगण्य होता है। इस सिद्धांत ने ये स्पष्ट कर दिया कि द्रव्यमान का संरक्षण और ऊर्जा का संरक्षण अलग-अलग नियम नहीं है, बल्कि वे एक ही बड़े नियम के दो पहलू हैं। इस सोच ने पदार्थ की हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। पहले जहां पदार्थ को स्थायी और अपरिवर्तनीय माना जाता था, वहीं अब ये समझ में आया कि उपयुक्त परिस्थितियों में पदार्थ ऊर्जा में बदल सकता है। ये परिवर्तन हर समय और हर जगह नहीं होता, लेकिन जब होता है तो उसके परिणाम अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यही कारण है कि E=mc² को केवल एक सूत्र नहीं, बल्कि प्रकृति के एक मूल सत्य के रूप में देखा जाता है। इस भाग में हमने ये जाना कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि गहराई से जुड़े हुए हैं। आगे के भागों में हम देखेंगे कि ये संबंध प्रकृति में कैसे प्रकट होता है, खासकर सूर्य, तारों और परमाणु प्रक्रियाओं में, जहां ये सिद्धांत अपने वास्तविक रूप में दिखाई देता है। E=mc² को केवल एक वैज्ञानिक समीकरण के रूप में देखना इसकी गहराई को पूरी तरह समझना नहीं होगा।
ये सूत्र हमें ब्रह्मांड के बारे में ही नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। ये बताता है कि जिस पदार्थ को हम ठोस और स्थिर मानते हैं, वो वास्तव में ऊर्जा का ही एक रूप है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर कण और हर इंसान एक ही मूल ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। ये सिद्धांत हमें ये भी सिखाता है कि प्रकृति में कुछ भी पूरी तरह अलग-थलग नहीं है। द्रव्यमान और ऊर्जा का ये संबंध दर्शाता है कि परिवर्तन ही इस ब्रह्मांड का मूल स्वभाव है। जो आज पदार्थ है, वो कल ऊर्जा बन सकता है, और जो ऊर्जा है, वो उपयुक्त परिस्थितियों में पदार्थ का रूप ले सकती है। ये विचार हमें स्थिरता के भ्रम से बाहर निकालकर निरंतर परिवर्तन की सच्चाई से परिचित कराता है। मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एक गहरा संदेश देता है। जैसे बहुत कम द्रव्यमान में अपार ऊर्जा छुपी होती है, वैसे ही हर इंसान के भीतर भी असीम संभावनाएं छिपी होती हैं। सही परिस्थितियां और सही दिशा मिलने पर वही संभावनाएं महान परिवर्तन का कारण बन सकती हैं। ये समीकरण हमें शक्ति के साथ जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है, क्योंकि वही ज्ञान जो जीवन को संवार सकता है, गलत उपयोग में विनाश भी ला सकता है। इस अंतिम भाग के साथ ये यात्रा पूरी होती है, जहां E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर केवल विज्ञान का नियम नहीं, बल्कि समझ, चेतना और जिम्मेदारी का प्रतीक बनकर सामने आता है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड जितना विशाल है, उतनी ही गहरी उसकी सच्चाइयां हैं, और उन्हें समझना ही मानव ज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, अंत में हम इस समीकरण के कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। ये दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली समीकरण माना जाता है। केवल 3 प्रतीकों में ये पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा संरचना को समझा देता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के लिए नहीं मिला था। उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के लिए दिया गया, क्योंकि उस समय E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को प्रयोगों से पूरी तरह साबित करना कठिन था। हर वस्तु अपने भीतर ऊर्जा छुपाए होती है, यहाँ तक कि एक शांत पड़ी किताब या पत्थर भी। यदि पूरा द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाए तो विशाल विस्फोट कर सकता है। सूर्य की चमक इसी समीकरण का परिणाम है। सूर्य हर सेकंड लगभग 40 लाख टन द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल देता है। मानव इतिहास का सबसे बड़ा विनाश इसी सिद्धांत से जुड़ा है। परमाणु बम में केवल कुछ ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा में बदला था, लेकिन उसका प्रभाव पूरे शहरों पर पड़ा। द्रव्यमान वास्तव में जमा हुई ऊर्जा है। आधुनिक भौतिकी के अनुसार पदार्थ ऊर्जा का ठोस रूप है। जीपीएस बिना E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के काम नहीं कर सकता। सैटेलाइट्स में समय की गणना सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है, वरना हर दिन कई किलोमीटर की गलती हो जाती। ये समीकरण ब्रह्मांड की शुरुआत से जुड़ा है। बिग बैंग के समय ऊर्जा से ही द्रव्यमान का निर्माण हुआ था। आइंस्टीन ने इसे पहली बार 1905 में लिखा था। उसी वर्ष को उनका चमत्कारी वर्ष कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 4 क्रांतिकारी शोध पत्र प्रकाशित किए थे। ये समीकरण विज्ञान से आगे जाकर दर्शन बन गया। ये हमें सिखाता है कि छोटी चीजों में भी असीम शक्ति छुपी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये हमारी छोटी सी प्रयास इस समीकरण को समझने समझाने की जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।